महल के दरवाजे पर खड़ा राजा विराट सिंह का सफीर अपने चेहरे पर बनावटी अफसोस की मुस्कीन सी झलक लिए बादशाह के दरबार में दाखिल हुआ। दरबारी खामोश खड़े थे। बादशाह की नजरें गुस्से से भड़क रही थीं, मगर उसने जब्त का मुजाहिरा किया। वो चाहता था कि दुश्मन को अभी हकीकत का इल्म ना हो। बादशाह सलामत, सफीर ने झुककर कहा। राजा विराट सिंह को जब शहजादी बानो की वफात की खबर मिली तो वो बहुत रंजीदा हुए। उन्होंने अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करने के लिए मुझे भेजा है और वो उम्मीद करते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेंगे। बादशाह ने नरी से सर हिलाया और बोला, हम आपके राजा की हमदर्दी के शकरगुजार हैं, मगर ये बताओ कि वो खुद क्यों नहीं आए। सफीर ने एक लम्हे को नजरें चराएं, फिर कहा, राजा विराट सिंह बीमार हैं और दरबार के मामलात में मसरूफ भी, मगर वो जल्द ही एक जाती ताज़ियती पैगाम भेजेंगे। ये सुनते ही फरहाद ने बादशाह की तरफ एक मानी खेज नजर डाली। उन्हें यकीन हो चुका था कि विराट सिंह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सफीर चला गया, बादशाह ने दरबारियों की तरफ रख किया। अब वक्त आ गया है कि हम इस गुदार को तलाश करें जो विराट सिंह के साथ मिला हुआ है। फरहाद ने मशूरा दिया, हमें महल के हर शख्स पर नजर रखनी होगी। शायद शहजादी बानो को कुछ याद हो, वो बता सकें कि जहर किसने दिया था। महल की हिफाजत बढ़ा दी गई और हर नौकर, दरबारी और खादिम से पूछगिछ शुरू कर दी गई। शहजादी बानो को आहिस्ता आहिस्ता अपने अगवा की कुछ धंधली यादें वापस आने लगे। एक रात जब वो महल की ख्वाबगाह में आराम कर रही थी, उसने अपनी खादमा नूरीन को बुलाया और सरगोशी में कहा, नूरीन, मेरे अगवा के दिन मुझे महल में किसी ने बेहोशी की दवा पिलाई थी। मैं उसकी शक्ल याद नहीं कर पा रही, मगर मुझे एक मखसूस खुशबू याद है। नूरीन ने हैरत से पूछा, कैसी खुशबू शहजादी? बानो ने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की। वो किसी खास कस्म के इत्र की खुशबू थी, जैसे मुश्क और संदल मिला हो। ये सुनते ही नौरीन चौंक गई। ये तो वजीर खास जमालुद्दीन का पसंदीदा इत्र है। फरहाद और बादशाह को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, वो फौरन वजीर जमालुद्दीन के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला गया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्होंने वजीर को किसी से सरगोशी में बात करते हुए पाया। जमालुद्दीन ने जल्दी से एक खत छिपाने की कोशिश की, मगर फरहाद ने तलवार निकाल कर कहा, हाथ हटा दो वजीर, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वजीर घबरा गया, मगर फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह सलामत, आपको कोई गलत फहमी हुई है। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, क्या गलत फहमी? तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा रवैया और तुम्हारी घबराहट तुम्हारी गुदारी का सबसे बड़ा सबूत है। फरहाद ने जल्दी से वो खत उठाया और पढ़ा। जैसे ही उसने खत के अल्फाज देखे, उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। बादशाह सलामत, ये खत विराट सिंह के नाम है। इसमें लिखा है कि शहजादी को जहर देने का काम मुकम्मल हो गया और महल में किसी को शबा नहीं हुआ। जैसे ही शहजादी मुर्दा करार दे दी जाएगी, अगला कदम उठाया जाएगा। अब क्या होगा? वजीर जमालुद्दीन को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अभी भी एक सवाल बाकी था। विराट सिंह ने ऐसा क्यों किया? क्या उसका मकसद सिर्फ बादशाह को तकलीफ पहुंचाना था या कोई और बड़ी साजिश थी? बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम राजा विराट सिंह को इसके महल में जाकर जवाब दें। फरहाद ने तलवार को मयान में डालते हुए कहा, अगर वो शहजादी को मारना चाहता था तो अब हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी दोबारा ऐसी हिम्मत न करे। महल में जंग की तैयारी अरूज पर थी। बादशाह ने अपने सबसे बहादुर सिपाहियों को मुंतखब किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो दुश्मन के इलाके में जाकर हकीकत का पता लगाएं। मगर ये एक आसान काम नहीं था। राजा विराट सिंह चालाक और खतरनाक दुश्मन था और वो पहले ही बादशाह के हर कदम पर नजर रखे हुए था। फरहाद को इस मिशन की क़ियादत सौंपी गई। इसके साथ चंद खास जासूस और जंगजू भेजे गए, जो रात की तारीकी में दुश्मन के इलाके की तरफ रवाना हुए। सफर खतरनाक था। रास्ते में जंगलों, दरियाओं और पहाड़ों को अबूर करना पड़ा, मगर सबसे ज्यादा खतरा दुश्मन के जासूसों से था, जो हर तरफ फैले हुए थे। चौथी रात जब हुआ दुश्मन की सरहद के करीब पहुंचे तो फरहाद ने अपने साथियों को रोका। हमें यहां से आगे बहुत मोहतात रहना होगा, उसने सरगोशी में कहा।
اگر دشمن کو ہمارے آنے کا پتہ چل گیا تو ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا۔ سپاہیوں نے سر ہلایا اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگے۔ دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد فرہاد اور اس کے ساتھیوں نے مقامی لباس پہن لیا تاکہ وہ کسی کو مشکوک نہ لگیں۔ وہ ایک بازار میں پہنچے جہاں ہر طرف سپاہی گشت کر رہے تھے۔ فرہاد نے غور سے دیکھا تو محل کے ایک کونے میں ایک خادم کو دیکھا جو راجہ ویرات سنگھ کے لیے کھانے لے جا رہا تھا۔ یہی موقع ہے، فرہاد نے آہستہ سے کہا۔ انہوں نے اس خادم کا راستہ روکا اور اسے بے ہوش کر کے اس کے کپڑے پہن لیے۔ اب فرہاد خود محل کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ محل کے اندر داخل ہونے کے بعد فرہاد نے دیواروں کے پیچھے چھپ کر مختلف کمروں میں جھانکنا شروع کیا۔ جلد ہی وہ راجہ ویرات سنگھ کے خفیہ کمرے تک پہنچ گیا۔ فاطمہ کے ساتھیوں نے اس کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی قاضی عبد الرحمن کے دربار کا رخ کیا۔ انہوں نے قاضی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قاضی عبد الرحمن، جو ہمیشہ انصاف کے لیے کھڑے رہتے تھے، شاہ بلند کے دربار میں پہنچے اور مطالبہ کیا کہ فاطمہ کو آزاد کیا جائے۔ شاہ بلند نے پہلے تو انکار کیا، مگر جب قاضی نے اسلامی احکام اور انصاف کا حوالہ دیا تو دربار میں موجود سب لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ گاؤں والے بھی دربار کے باہر اکٹھے ہو گئے اور فاطمہ کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ آخرکار بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث شاہ بلند کو جھکنا پڑا۔ اس نے فاطمہ کو آزاد کر دیا اور اس ظلم پر معافی مانگی۔ فاطمہ اپنے گاؤں واپس لوٹ آئی اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر آزادی اور انصاف کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اس کا عزم اور حوصلہ ہمیشہ یاد رکھا گیا۔